ये जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट है जो इस टाइम बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। कुछ दिनों पहले तक यहाँ पर हजारों स्टूडेंट्स का जमावड़ा हुआ करता था। क्यों? यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स और कुछ प्रोटेस्टर्स, कुछ लीडर्स इकट्ठा होके यहाँ पे डिमांड कर रहे थे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए। फाइनली ये इस्तीफा हो गया नीट पेपर लीक को लेके। जो मूवमेंट एक तरीके से चला था तो उसका डिमांड ये था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, तो ये चीज हो चुकी है। अब देखते हैं ये पूरा घटनाक्रम, और पूरे घटनाक्रम से एज एन एस्पिरेंट हम लोग को क्या चीजें सीखनी है। मेरा नाम है गृहित रमन सिंह। इस वीडियो में हम लोग वही चीज डिस्कस करेंगे जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इस पूरे घटनाक्रम से क्या चीजें निकल के आती हैं जो हमें पढ़ना है। तो पहले एक बार ये पूरे घटनाक्रम को एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। पहले क्या हुआ? सबसे पहले सीजेआई का रिमार्क आता है लॉयर्स के लिए। सीजेआई ने, जो इनकॉम्पिटेंट लॉयर्स हैं, जो कहीं से भी पढ़ाई करके और सिर्फ डिग्री लेके सीधे कोर्ट में प्रैक्टिस करने चले आते हैं, उनके लिए सीजीआई ने कॉकरोच बोल दिया था। तो कुछ यूथ को लगा, कुछ अनएम्प्लॉयड यूथ को लगा कि ये उनके लिए टारगेट करके बोला गया है। तो उन्होंने क्या, सोशल मीडिया पे एक मूवमेंट चलाया। सोशल मीडिया पे एक मूवमेंट चलाया और जिससे कॉकरोच जनता पार्टी नाम के मूवमेंट का ओरिजिन हुआ। ये अभिजीत दीप के एक यूथ हैं जो ये मूवमेंट को स्टार्ट किए थे। उसके बाद जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट होता है। सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पर बैठते हैं। सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पर बैठते हैं और अभिजीत दीप के और बाकी ये जो सीजेपी के लोग थे, जो इन लोगों ने ये सीजेपी मूवमेंट, कॉकरोच जनता पार्टी मूवमेंट चलाया था, तो वो लोग भी यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठते हैं। उसके बाद 20 जुलाई को कॉल दिया जाता है उन लोगों द्वारा कि हम लोग संसद पर मार्च करेंगे, संसद तक मार्च करेंगे, पार्लियामेंट मार्च करेंगे। फिर वहां पे कुछ पुलिस एक्शन की भी न्यूज आती है। न्यूज रिपोर्ट्स में दिखाया गया कि पुलिस ने लाठीचार्ज चलाया, लाठीचार्ज किया। फिर टीयर गैस का यूज हुआ स्टूडेंट्स के ऊपर। ऐसी सारी चीजें न्यूज में चलती रही। लास्टली 2 दिन बाद यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो गया। तो ये पूरा घटनाक्रम था। तो चलिए अब समझते हैं यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें देखनी है। सबसे पहली चीज तो यही देखते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर पीवाईक्यू देखोगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होगा, तो उसमें ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहाँ पे? आर्टिकल 124, हमारे संविधान का आर्टिकल 124 क्या कहता है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और 124 में ही सीजेआई का जिक्र आता है कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी, कुछ जजेस प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ठीक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में सबसे पहली चीज कौन से आर्टिकल में क्या याद रखना है? आर्टिकल 124। फिर इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ये कहाँ दिया हुआ है? ये अपॉइंटमेंट भी दिया हुआ है आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 में। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। फिर बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी को बनना है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124(3) में ये दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी हाई कोर्ट का जज रह चुका है 5 साल तक, या फिर किसी हाई कोर्ट का एडवोकेट रह चुका है 10 साल तक, या या और राष्ट्रपति की नजर में, प्रेसिडेंट की नजर में एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट रहा है, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, तो ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। ध्यान देने वाली क्या बात है, कोई मिनिमम एज डिफाइन नहीं है, मिनिमम एज कोई डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। और इनका रिटायरमेंट जो है 65 वर्ष की उम्र में इनका रिटायरमेंट हो जाता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड अगर प्रोविजंस आप लोग को और डिटेल में देखने तो आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 तक संविधान के भाग 5 पार्ट 5 में यूनियन जुडिशरी नाम का चैप्टर है। वहां पे सारी चीजें एक बार आप लोग अपने बेयर एक्ट में पढ़ सकते हो। ठीक है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी फिलहाल कौन है? अभी फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है?
जस्टिस सूर्यकांत जिन्होंने ये कॉकरोच वाला रिमार्क दिया, उसके बाद इतना बड़ा ये प्रोटेस्ट खड़ा हो गया, जस्टिस सूर्यकांत। और ये 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जस्टिस सूर्यकांत 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और यहाँ से क्या ध्यान रखा जा सकता है, अभी आप लोग न्यूज में सुने होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाई गई है। कैबिनेट ने एक बिल को पास किया है, एक बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, और अभी लोकसभा का जो सेशन चल रहा है उसमें ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, बाकी एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से लागू हो चुका है। तो क्या था उस बिल में, ये था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाई जानी है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या कौन बढ़ाता है, नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कौन बढ़ाता है? जब हम लोग आर्टिकल 124 की अभी बात किया, आर्टिकल 124 पढ़ते हैं तो उसमें दिया रहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन होगा, मतलब उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अदर जज होंगे। लेकिन साथ में ये भी लिखा है जब आवश्यकता पड़ेगी तो पार्लियामेंट बाय लॉ ये नंबर इंक्रीज कर सकता है। तो पार्लियामेंट बाय लॉ का मतलब क्या है कि संसद द्वारा कानून बना के ये नंबर इंक्रीज किया जा सकता है। तो लास्ट टाइम 2019 में ये नंबर इंक्रीज किया गया था, जिसमें टोटल नंबर ऑफ जजेस जो थे वो 34 हो गए थे सुप्रीम कोर्ट में। 33 प्लस 1, 1 का मतलब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अदर जज। तो 2026 में सरकार को लगा कि अभी और जजों की आवश्यकता है, तो अब ये नंबर बढ़ के 38 हो गया है, 37 प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये करंट का न्यूज है, ये इंपॉर्टेंट है आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, ध्यान रखना। अगर ये पूछ लेता है कि कैसे बढ़ता है ये नंबर, तो कैसे बढ़ता है, संसद द्वारा कानून पारित किया जाता है इसके लिए, ठीक है। अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को उनके पद से हटाना है, उनके पद से हटाना है, तो कैसे हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज को उनके पद से? पहली बात तो ये, या तो वो खुद से रिजाइन दे दें। किसको रिजाइन देते हैं? राष्ट्रपति को। और दूसरी बात ये है, अगर संसद से एक मोशन पारित हो जाता है, संसद से एक मोशन पारित होता है कि ये जो है चीफ जस्टिस या जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज है वो इनकैपेबल है, कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 2 ग्राउंड दिए हैं। पहला क्या है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। और दूसरा पॉइंट क्या है? इनकैपेसिटी, मतलब काम करने के योग्य नहीं है। तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ये 2 ग्राउंड होते हैं रिमूवल के। ये कहाँ दिया हुआ है रिमूवल? ये भी आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 में दिया हुआ है। अब ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर प्रूफ कौन करेगा? ये जब दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में, ईच हाउस, राज्यसभा और लोकसभा में एक मोशन पास होगा। क्या मोशन पास होगा? कि हाँ जी, ये जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, इनका आचरण ठीक नहीं है, ये कार्य सही से नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा मोशन पास कराने के लिए कितने मेंबर्स की वोटिंग या कितने मेंबर्स का उस पे यस चाहिए? तो दोनों सदनों में टोटल मेंबरशिप जो है, जो टोटल मेंबरशिप है उसका 50% से ज्यादा, प्लस एक और कंडीशन है, जितने मेंबर प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, प्रेजेंट इन वोटिंग, उनका टू थर्ड वोट चाहिए। फिर ये मोशन पास अगर हो गया तो ये जाएगा राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति इस पे फिर मंजूरी दे देते हैं, राष्ट्रपति इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर दिया जाएगा उस पद से। तो ये रिमूवल से भी सवाल आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज देखनी है? नेक्स्ट देखना है हम लोग को सीजेपी। सीजेपी क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। तो कॉकरोच जनता पार्टी जो है, क्या एक्चुअल में एक पॉलिटिकल पार्टी है? क्या क्या एक्चुअल में एक पॉलिटिकल पार्टी है? तो हमारा जवाब होगा नो सर। क्यों नो?
नो इसलिए क्योंकि अगर कोई भी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी की तरह अगर काम करेगी तो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। कहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये डिसाइड करता है कि ये एक रजिस्टर्ड पार्टी है। तो सीजेपी कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, केवल एक ये सोशल मीडिया मीम के रूप में शुरू होके एक प्रोटेस्ट के रूप में बदल गया, एक मूवमेंट के रूप में बदल गया। तो ये कोई पार्टी नहीं है, ये ध्यान रखना। पार्टी बनने के लिए क्या शर्त है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब मान लो किसी पार्टी का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन हो गया, तो यहाँ पे दो तरीके की पार्टियां होती हैं, रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड। अब रिकॉग्नाइज्ड भी पार्टी दो तरीके की होती है, एक स्टेट पार्टीज, एक नेशनल पार्टीज। और अनरिकॉग्नाइज्ड जो पार्टीज होती हैं या नॉन रिकॉग्नाइज्ड भी इसको बोलते हैं, ये भी चुनाव उनाव लड़ती हैं, लेकिन इनको कुछ चुनाव में बेनिफिट दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है उनसे इलेक्शन की डेट डिसाइड करने में बाकी मुद्दों पे चर्चा करता है। तो ये सारी डिटेलिंग की चीजें अभी हम लोग नहीं देखेंगे, बस एक ओवरव्यू देख रहे हैं। टोटल नेशनल पार्टीज कितनी है भारत में? तो टोटल 6 नेशनल पार्टी हैं। स्टेट पार्टी लगभग 40 के आसपास है और नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टी 2000 से ज्यादा है। ठीक। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूछा जाए कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल नंबर 324। आर्टिकल नंबर 324। इस टाइम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसी बॉडी है? तो ध्यान रखना कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 324 में इसके बारे में प्रावधान है। और हम लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट अगर किसी बॉडी का जिक्र है, कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट उसके लिए प्रोविजन है, तो ऐसी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो ये क्या है? इलेक्शन कमिश्नर कमीशन ऑफ इंडिया एक 3 मेंबर बॉडी है। 3 मेंबर बॉडी। 3 मेंबर बॉडी बोला जाता है कि 3 मेंबर बॉडी है। ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हो गया? ज्ञानेश कुमार। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिमूवल का प्रोसेस बताए थे, इसी सेम प्रोसेस से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव किया जाता है, आर्टिकल नंबर 324 सब क्लॉज 5 के तहत। ठीक। फिर नेक्स्ट चीज, अब ये प्रोटेस्ट हो गया, सीजेपी ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। कहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट किया? जंतर मंतर पर। कहाँ पर? जंतर मंतर नई दिल्ली। जंतर मंतर नई दिल्ली। देखो यहाँ से एक चीज और ध्यान रखना, पूरे भारत में 5 जंतर मंतर है। 5 जंतर मंतर कहाँ कहाँ पे? पूरे भारत में 5 जंतर मंतर कहाँ कहाँ पे? जयपुर। जयपुर एक तो ये दिल्ली हो ही गया। मथुरा, मथुरा वाला ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड हो चुका है। उज्जैन और वाराणसी। जंतर मंतर केवल दिल्ली में ही नहीं, इन 5 जगहों पे। और ये जो जयपुर वाला जंतर मंतर है, इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया हुआ है। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया हुआ है। ये सब भी तुम लोग पढ़े होंगे जीके में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती हैं। ठीक है। तो ये जंतर मंतर कौन बनवाया था? जंतर मंतर बनवाए थे सवाई जय सिंह, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ये जंतर मंतर बनवाए थे। कब बनवाए थे? 1724 में बनवाए थे। ये जो देखते हो जंतर मंतर की फोटो, ये बेसिकली है क्या? ये एक यंत्र है। यंत्र। यंत्र किस चीज के लिए यंत्र? जंतर मंतर का काम क्या होता है, क्यों बनवाया गया था? ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। खगोलीय घटनाओं पे नजर रखी जाती थी इन ऑब्जर्वेटरी से। तो सवाई जय सिंह ने ऐसी 5 ऑब्जर्वेटरी पूरे भारत में बनवाई थी। ये वाली जो फोटो देखते हो इस शेप का, यह मिस्र यंत्र। मिस्र यंत्र। मिस्र यंत्र। इससे अलग अलग जगहों के टाइम का कंपैरिजन किया जाता है। टोटल पांचों जंतर मंतर मिला के 13 तरीके के यंत्र या 13 तरीके की आर्किटेक्चरल
लेबोरेटरी बनवाई सवाई जय सिंह ने उस टाइम में 1724 में। तो ये थोड़ा सा बेसिक फैक्ट जंतर मंतर के बारे में भी ध्यान रखना है, जंतर मंतर के बारे में भी थोड़ा सा बेसिक फैक्ट ध्यान रखेंगे, ताकि हो सकता है प्रीलिम्स में इससे सवाल अब जो है पूछ सकते हैं। एक सवाल पूछा जाता है एमसीक्यू में कि जंतर मंतर का सबसे बड़ा यंत्र कौन सा है, तो सम्राट यंत्र, सम्राट यंत्र। एक ये बड़ा सा सन डायल है, सन डायल है, सूर्य घड़ी है, जिसका काम होता है समय नापना, समय नापना। ठीक। और ये जो दिल्ली वाली ये जो फोटो देखते हो, ये फेमस फोटो हर जगह दिखती है, ये है मिस्र यंत्र। मिस्र यंत्र मतलब मिक्स, मिक्स यंत्र। ठीक है। तो ये हो गया जंतर मंतर। अब आते हैं जो जंतर मंतर पे लोग इकट्ठा हुए, कह रहे थे हम लोग पीसफुली इकट्ठा हुए हैं, तो ये अधिकार कहाँ से मिलता है भारत के नागरिकों को कि कहीं भी हम लोग पीसफुल असेंबली कर सकते हैं? तो आर्टिकल नंबर 19(1) सब क्लॉज बी, आर्टिकल नंबर 19(1) में क्या आता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो उसी में ये आता है कि भारत के नागरिकों को अधिकार है असेंबल पीसफुल, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए हम लोग कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं। यहाँ पे है विदाउट आर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, वहां पे ऐसी असेंबली में हथियारों का उपयोग एकदम वर्जित है। तो 19(1) आर्टिकल 19 देख लेना। आर्टिकल 19 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 19 से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है। अब ये जो पीसफुल असेंबली है, ये क्या एब्सोल्यूट है? एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये ध्यान रखना। इस पे जो है गवर्नमेंट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। अब अगर ये सवाल पूछ दिया कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन असेंबली पे कौन से आर्टिकल के तहत लगता है, तो आर्टिकल नंबर 19 सब क्लॉज 3, आर्टिकल नंबर 19 सब क्लॉज 3 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगा सकती है। ठीक है। और किस बेसिस पे ये लगता है? देश की सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, देश की संप्रभुता और अखंडता पे अगर खतरा है असेंबली से, तो गवर्नमेंट जो है इस पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। और दूसरी चीज क्या है? पब्लिक ऑर्डर, सामान्य लोक व्यवस्था प्रभावित ना हो, तो इसलिए भी इस पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ठीक। आर्टिकल नंबर 19(1) सी भी जरा ध्यान रखना है, इसमें क्या है? आर्टिकल नंबर 19(1) में क्या है कि नागरिकों को अधिकार है कि वो कोई एसोसिएशन या कोई यूनियन बना सकते हैं। ठीक। एसोसिएशन या यूनियन बनाया जा सकता है। ठीक है। अब बात क्या आती है, जब 20 जुलाई को जितने प्रोटेस्टर थे वो संसद की तरफ बढ़े, तो पुलिस ने कुछ एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया? जिसमें लाठी चार्ज हुआ, वाटर कैनन छोड़े गए, टीयर गैस के सेल छोड़े गए, टीयर गैस, भीड़ को तो पुलिस क्या है, एक दिन पहले धारा जो है यहाँ पे बीएनएस की, बीएनएसएसएस की धारा 163 लगाई गई थी। ये क्या करता है? धारा 163 का काम ये है, जैसे आप लोग पहले सुनो सीआरपीसी की धारा होती थी 144, तो 144 लग गई, तो यहाँ 5 लोगों से ज्यादा एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, ये इकट्ठा नहीं हो सकते। तो पुलिस ने ऐसा चेतावनी पहले ही दी थी, लेकिन फिर भी 20 तारीख को प्रोटेस्टर संसद की तरफ बढ़े। तो बीएनएसएस की ही धारा 148 में ये प्रावधान है कि पुलिस जो है, जो असेंबली पीसफुल नहीं है, अगर पुलिस को लगता है, गवर्नमेंट को लगता है असेंबली पीसफुल नहीं है, तो यहाँ पे नेसेसरी फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है, नेसेसरी फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है। तो उसी नेसेसरी फोर्स में भीड़ को तितर बितर करने के लिए अगर धारा 144 लागू है या बीएनएसएस की धारा 163 लागू है, उसके बाद भी 5 लोग से ज्यादा इकट्ठा होते हैं, तो पुलिस जो है थोड़ा मिनिमम नेसेसरी फोर्स का यूज करके भीड़ को तितर बितर कर सकती है। ठीक। तो इसी नेसेसरी फोर्स में लाठी चार्ज, वाटर कैनन, टीयर गैस, इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है।
यहाँ पे देखो कुछ केसेस हैं वो याद रखना, कुछ केसेस इससे रिलेटेड। MKSS वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, MKSS वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि राइट टू प्रोटेस्ट जो है, राइट टू प्रोटेस्ट वो एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब इस पे एब्सोल्यूट नहीं है का मतलब क्या, ये पूर्ण अधिकार नहीं है, इस पे जो है रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। बाकी चीजों, पब्लिक ऑर्डर, सिविल सोसाइटी, इन सब चीजों को देखते हुए इस पे रोक लगाई जा सकती है। ठीक है। मजदूर किसान शक्ति संगठन, MKSS। एक केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस इससे रिलेटेड है, कमरेश्वर प्रसाद, कमरेश्वर प्रसाद वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखो, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन तो सही है, उचित है, लेकिन 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 स्ट्राइक जो है, स्ट्राइक करना ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है। हड़ताल करना ये फंडामेंटल राइट में नहीं आता है। ठीक है। तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ये केसेस और ये जो आर्टिकल्स हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे आने वाले एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो अगर ये अभी टीयर गैस सुने, टीयर गैस क्या होता है? टीयर गैस होता है CS गैस, CS गैस जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरो टू क्लोरो बेंजल मेलेनो नाइट्राइट, ये केमिकल है। इसका इस्तेमाल भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस करती है। अगर असेंबली पीसफुल नहीं है, पुलिस को लगता है आवश्यकता है, तो ये टीयर गैस के सेल छोड़े जाते हैं, जिससे आंखों में जलन होती है और भीड़ थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, फाइनली इस सारे घटनाक्रम के बाद आया क्या? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आया, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आया। तो धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर से क्या ध्यान रखना है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जिक्र कहाँ पे है? आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्या कहता है? देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर जिसके हेड होंगे। और ये क्या काम करता है? ये एड एंड एडवाइस करता है किसको? प्रेसिडेंट को। एड एंड एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को। तो ये आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल नंबर 74 किससे रिलेटेड है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है। एक और आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आर्टिकल नंबर 75, आर्टिकल 75। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? इसका सब क्लॉज 3, इसमें ये कि ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से आर्टिकल में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से आर्टिकल में है? तो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3। क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ पीपुल, यानी कि लोकसभा। जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ये जो है एक साथ किसके? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ, तो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ेगा और इससे सरकार भी गिर जाती है। ठीक है। और एक ध्यान देने वाली चीज, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ 2026 में, एजुकेशन मिनिस्टर थे। इससे पहले ये जो एनडीए की गवर्नमेंट अभी चल रही है, बीजेपी एंड अलायंस की, इसमें आज तक दो मंत्री ऐसे हुए हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं अपने पद पे रहते हुए। कौन कौन से? दूसरे हो गए धर्मेंद्र प्रधान, और पहले थे MJ अकबर। याद करो, एक और सोशल मीडिया मूवमेंट 2018 में चला था, मी टू मूवमेंट में एक पत्रकार थी प्रिया रमानी नाम की, उन्होंने MJ अकबर पर आरोप लगाए थे। तो इसके वजह से ये उस टाइम स्टेट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में थे। और
इनको भी इस्तीफा दिया था, इन्होंने खुद से इस्तीफा दिया था, तो ये दूसरे मंत्री हैं। अगर ये सवाल पूछ ले तो ये दूसरे मंत्री हैं, ठीक है, इस्तीफा देने वाले। तो ये सारा घटनाक्रम था इस वीडियो में। जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको हम लोग डिस्कस किए हैं। बाकी मेंस के लिए भी आपको यहाँ से कंटेंट निकालना है, तो कुछ जैसे टर्म्स हैं जो बार बार न्यूज में भी आ रहे थे, जैसे डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, ये कीवर्ड्स जो है, ये कीवर्ड्स याद कर लो, ये कीवर्ड्स याद कर लो। ये कीवर्ड्स याद कर लो, इसको अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ, डिसेंट, पीसफुल असेंबली, प्रेशर ग्रुप। तो ये सारी चीजें देखो मेंस के पर्सपेक्टिव से, सोसाइटी में भी इसके कई टॉपिक्स आ जाएंगे, जैसे यूथ के मुद्दे हो गए। तो ऐसे कई चीजें मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग जो प्रीलिम्स के लिए जो इस पूरे घटनाक्रम से रिलेटेड फैक्ट थे वो हम लोग इस वीडियो में पढ़े हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।